ठीक है, अब आपका सवाल दोनों सुन लिए, दोनों बोलना चाहते हैं। सुन राजपूत जी पहले आप, संजय शर्मा साहब, फिर संगीत रागे जी के पास जाऊंगा, प्रेम कुमार जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सुन राजपूत जी संक्षिप्त। हाँ, क्या लक्ष्मण भाई, 3-4 चीजें हैं। जब हाँ। बीएलओ अगर कोई गलत काम करेगा, या कोई इरफान अंसारी साहब ने क्या कहा, उनको पकड़ लो। अगर कोई आदमी आपके ऊपर दबाव दे या आपका नाम काटे, ठीक है, ये एक साधारण बोलचाल की भाषा। अगर इस तरीके की बोलचाल की भाषा में भारतीय जनता पार्टी को पकड़ना चाहेंगे तो इनके शहजाद पूनावाला जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी तक सारे के सारे पकड़े जाएंगे। अब मैं कहना नहीं चाहता, भाई है हमारे, कई बार इनके भी मुंह से कई चीजें ऐसी बिहार के बारे में निकल गई हैं जो इनको माफी मांगनी पड़ी दोबारा से। तो हम इन सब चीजों पर हम नहीं आना चाहते। ये सारा का सारा इरफान अंसारी ने कोई गलत बात नहीं की। वर्षा गायकवाड़, अगर आप एसआईआर और आईआर का फर्क नहीं समझ पाते हैं तो इसका हम क्या कह सकते हैं। रही बात आज की डेट में, हमें बीएलओस की जान की भी परवाह है और बीएलओस की जान के साथ साथ हमें लोकतंत्र की भी परवाह है। अगर आप लोकतंत्र में, जैसे आपने कहा कि 3.5 लाख वोट संदिग्ध, आप कहिए ना ऑन ओथ कहिए कि वो घुसपैठिए थे। घुसपैठियों के वोट आप एक नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रपत्र नहीं दिया था चुनाव आयोग को कि एक घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी ने किसी का वोट कटवाया हो, एक का भी बिहार में। तो जब एक का भी नहीं कटवाया तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पूरी जिम्मेवारी से झारखंड से लेकर के बिहार तक और अब बिहार से लेकर के बंगाल तक किस आधार पर कह रहे हैं कि यहां पर घुसपैठियों की फौज है। और अगर घुसपैठियों की फौज है तो अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते? और एक मैं महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझसे रह गई थी शहजाद जी, नोएडा की डीएम है, नोएडा की डीएम ने 20 लोगों को शायद सस्पेंशन का नोटिस दे दिया और 67 लोगों के खिलाफ, 67 बीएलओस के खिलाफ एफआईआर कर दी। चलिए, हमारे नेता ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करा दीजिए, हम मानते हैं। लेकिन जब डीएम नोएडा 67 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर करेंगी तो उसको आप क्या कहेंगे? एक बार जरा बताइए ना। और डीएम नोएडा जो है ज्ञानेश गुप्ता जी की बेटी हैं, थोड़ा ये सोच करके बोलिएगा। मैं आपको बताऊं, ये डीएम नोएडा का मैं आधिकारिक रूप से बता रहा हूं कि उन्होंने 20 को सस्पेंशन करने की शायद संस्तुति दी और 67 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई। आप बताइए, अब बीएलओ सरकारी अधिकारी के दबाव में, अपने डीएम के दबाव के अधिकार क्या नाम उसमें आत्महत्या करेगा, 3 लाइन में जवाब दे दीजिए, होगा या किसी नेता के कहने से होगा? शहजाद साहब 3 लाइन में जवाब दे दिए, 3 लाइन। सबसे पहले तो मुझे हैरानी है कि झारखंड के बीएलओ, इनकी सरकार के अधिकारी, उनके लिए झारखंड के मंत्री बोल रहे हैं कि इनको घर में बंधक बना दो, और ये बोल रहे साधारण बोलचाल की भाषा है। लक्ष्मण जी, मैं आपके शो पे बोल दूं कि एंकर को बंधक बना दो, फलाने पैनलिस्ट को बंधक बना दो, लोकतंत्र ऐसे चलता है? ये संविधान वाले, संविधान लेकर घूमने वाले मंत्री कह रहा है कि स्टेट के अधिकारी जो बीएलओ का काम कर रहे हैं उनको बंधक बना दो, और ये सामान्य बात कांग्रेस मानती है। अभी किसी बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने बोला था चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी किसी विद्वान व्यक्ति ने बोला था चिल्लाने की आवश्यता नहीं पड़ती है। इरफान अंसारी, अरे विद्वान साहब, आपने बोला था ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी चला दीजिए, लक्ष्मण जी चला ही दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, अंसारी साहब का पूरा बयान चलवाते हैं। एक मिनट, हाँ, पूरा बयान उनका चलवाते हैं। एक मिनट जरा, मैं एक मिनट जरा आपके पास आऊंगा शहजाद साहब। एक संजय शर्मा साहब को जोड़ना चाह रहे थे। संजय शर्मा साहब संक्षिप्त में बोलिए, फिर संगीत रागे जी के पास जाऊंगा। जी, ये भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता हैं या भाजपा पूरी टीम है, ये लोग बार बार घुसपैठ की बात करते हैं, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। पिछले 10-12 सालों में, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली की सत्ता प्रवेश हुई है, इन अधिनायकवादियों और अहंकारवादियों ने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा है? इनको आंकड़े जरा देख लेने चाहिए। देश में उसके पहले भी सरकारें थी, उन्होंने जितना भेजा है और इन्होंने कितना भेजा, रिपोर्ट आपको अपने आप पता चल जाएगी। और ये लोग बात करते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्हें जो वहां अमेरिका में रह रहे भारतीयों को किस कदर से पांव में बेड़िया, हाथों में हथकड़ी पहनाकर देश की छाती पर उनके विमान उतरे, और किस लज्जा का सामना पूरे विश्व में हमें करना पड़ा। भाजपा के लोग ये भूल गए, ये क्यों नहीं करते हैं? भारत में जितने अवैध बांग्लादेशी रहते, क्यों नहीं खोज करके उनको भेज देते हैं? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? क्यों अमित शाह को कहना पड़ता है कि घुसपैठ रोकना एकदम से हमारे लिए संभव नहीं है, पूरी तरह हम नहीं रोक पाते हैं?
12 लक्ष्मण साल जी। आ रहा हूँ शहजाद साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक मायूस शहजाद साहब आ रहा हूँ। दास गृह मंत्री को ऐसा बयान देने पर क्यों बाध्य होना पड़ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और जहां तक बयानात की बात है, भाजपा के नेता लोग अरे वो पश्चिम बंगाल में लंबा जिस बोल रहे हैं, तरीके मुझे का तो बयान बहुत कम देकर अवसर मिला। माहौल में गर्मी पैदा कर रहे हैं, माहौल में रुकिए संजय जी, तो बड़ा आरोप लग गया कि आप लोगों को लंबा समय दे रहा हूँ, शहजाद साहब को कम छोटा समय दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए जरा, शहजाद साहब आपकी शिकायत दूर करता हूँ, संक्षिप्त बोल दीजिए। हाँ बनर्जी उस दिन लोग उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी। तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब यही ममता बनर्जी घुसपैठ पर गृहयुद्ध छिड़ने की बात कह रही हैं। ये ममता बनर्जी 2005 वाली थी, उन्होंने कागज फेंक कर बोला था कि 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी वो घुसपैठ बनकर आए हैं। सुन लिए सर, देखिए मैं जब उनकी बात सुनता हूँ पूरी बात सुनता हूँ, मेरी बारी आती है इंटरप्ट करते हैं। लक्ष्मण जी ये तरीका ठीक नहीं है, ऐसे फ्लो भी टूटता है और ऑडियंस को समझ नहीं आता। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। मैंने पूरी बात उनकी सुनी, मैंने सुरेंद्र जी की भी सुनी, एक भी बार बीच में नहीं बोला। हाँ देखिए, ऐसा है कि 2005 में स्वयं ममता बनर्जी ने बताया कि क्योंकि हमारा उस समय पर 90% से ज्यादा पोरस बॉर्डर था, कहीं पर भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं थी, ये बांग्लादेशियों को बुला बुलाकर अपना दामाद बनाते थे, वोटर बना देते थे, आईडी कार्ड दे देते थे, और यूपीए की सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला था। और आज वही जो 90% अनफेंस्ड बॉर्डर था, आज वो 90% फेंस हुआ, और 400 किलोमीटर जहां नहीं फेंसिंग हो पाई है वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को आने देती है, वहां पर घुसपैठियों को बसने देती है और घुसपैठियों के आईडी कार्ड बनाने का काम करती है। राशन कार्ड किसके नाम पर? कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम पर राशन कार्ड बन रहा है। यह उनकी स्थिति है। तो ममता बनर्जी आज घुसपैठिया बचाव में लगी हुई है। इसीलिए जब हम चुन चुन कर उनको डिटेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कर तो संजय शर्मा साहब के पास आऊंगा, लेकिन संक्षिप्त सवाल हाँ मैं आपको पास आऊंगा अभी समय है शो में। संगीत रागे जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रेम कुमार साहब इंतजार कर रहे हैं, दोनों को जोड़ लेता हूं शो में। संगीत रागे जी, एक सवाल जो उठाया संजय शर्मा साहब ने, वो सवाल पहले भी उठा था जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी कि आप घुसपैठिए की पहचान कर भी लेते हैं, उसे बाहर भेजना कितना मुमकिन हो पाता है, क्योंकि ये वो बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, और फिर ये सिर्फ एसआईआर करके ये कहीं एक चुनावी तरीके से माहौल बनाने वाली बात तो नहीं होती है। ऐसे ही बात उठी थी उस समय में, यही बात अभी संजय शर्मा साहब भी कह रहे थे, इसका क्या जवाब दिया जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यदि घुसपैठियों की पहचान कर ली जाती है तो उनको बाहर नहीं भेजा जा सकता है। कई तरीके हो सकते हैं। आप बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क हैं, और ये कहना तो बंद कर दीजिए कि वो बांग्लादेशी हमारे घर में आ गए हैं तो उनको हम बाहर नहीं भेज सकते हैं। दूसरा है ये उसका आप कम से कम उसको डी इनफ्रेंचाइज कर सकते हैं। आप उनको ये ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारे तरकीबें ऐसी हो सकती है जिसे वो अपने कम से कम यहाँ पर जनसंख्या का प्रहार न कर सके, जनसंख्या को यूज न कर सके भारत की राजनीति में दखल देने के लिए। मजेदार बात यह है कि एसआईआर तो बिहार के अंदर भी हुआ, वहां पर इस प्रकार के आत्महत्या की रिपोर्ट कहीं से नहीं आई। दरअसल दिक्कत क्या है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी घुसपैठियों के सहारे ही चुनाव जीतती आई हैं, और पिछला चुनाव भी उन्होंने उसी आधार पर जीता है। यदि आप चाहते हैं कि मतदाता सूत्रीकरण न हो, तो इसका मतलब यही है कि आप रियल वोट चोर आप हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि इस देश को, लोकतंत्र को बचाए। मैं बार बार ये कहता हूं, और आज से नहीं, 98 से मैं इस पर लिख रहा हूं। बेटियों के वोट लेकर चुनाव जीता है संबित रागे जी, तो चुनाव आयोग को आपको बर्खास्त कर देना चाहिए था। जरा मुझे बोलने तो आज ऐसे अनर्गल प्रलाप करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। आप संगीता जी बोली के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, अपने निर्वाचित, अपने द्वारा मनोनीत अधिकारियों के खिलाफ। संजय शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, जरा इनको बोलने दिया जाए, काफी देर से इंतजार करते, इनको अपनी बात पूरी कर लेते, फिर आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। संगीता जी अपनी बात खत्म करिए। दरअसल इस देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तान पल रहा है, और आईएमडीटी एक्ट आई थी, अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे और टीएमसी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं हटा दिया। अरे आईएमडीटी एक्ट कौन लेकर के आया था? बांग्लादेशी मुसलमानों को बचाने के लिए आईएमडीटी एक्ट आपने लाया, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जिस प्रकार के आपने प्रावधान किए हैं उसमें 300 साल लग जाएंगे। आपने उनको, बांग्लादेशियों को आपने दामाद बना करके, कांग्रेस पार्टी ने आसाम में इसका प्रयोग किया, वामपंथियों ने जाकर के बंगाल में प्रयोग किया, अब उसी को टीएमसी कर रही है।
आपको ध्यान में होगा कि जैसा कि शाहजाद पूनावाला ने सही कहा कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा के पटल पर यही ममता बनर्जी थी, वही सही कहते हैं देश में, खिलाफ खड़ी होती थी। आज इनके ये दामाद बन गए हैं, चूंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये पाकिस्तानी जो है वो इनके वोट बैंक खड़े हैं। इनको अपनी सत्ता से मतलब है। जितने ये वंशवादी पार्टियां हैं, मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो लालू परिवार हो, चाहे वो यादव परिवार उत्तर प्रदेश में हो, चाहे ये ममता बनर्जी का परिवार हो। संजय जी